नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 30 सितंबर 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे आज के सोर्सेज यहाँ पर असम ट्रिब्यून एंड अदर नेशनल डेलीज़ को हम लोग यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। और इस पूरे पीडीएफ का लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, कृपया करके आप वहाँ से डायरेक्टली जाकर डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ है रिगार्डिंग रीडिस्कवरिंग द बे ऑफ बंगाल। द बे ऑफ बंगाल अनडाउटेडली ये एक ऐसा रीजन है जो कि जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी गेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जियो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? और जब भी हम लोग बे ऑफ बंगाल की बात करें तो आजू बाजू पर जितने सारे कंट्रीज़ है बड़े बड़े, देख लो कौन कौन है। श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है। तो हमें एक जो ग्रुपिंग का याद आता है वह होता है बिम्स्टेक, ठीक है। सो बिम्स्टेक जो है रिसेंटली इसका समिट कैरी आउट किया गया था, 4th समिट काठमांडू नेपाल में, जिसमें मेजर फोकस जो रहा था इस साल के बिम्स्टेक मीटिंग का वह यही था दैट इन रीजनल कनेक्टिविटी को कैसे इन्हांस किया जा सके, जिससे ट्रेड को इन्हांस किया जा सके। और अगर ट्रेड इन्हांस होगा इन सारे कंट्रीज के बीच में तो आप खुद सोचो ना, सारे प्रॉस्पेरस कंट्री बनेंगे क्या? नहीं, है ना। सो इसके तहत काठमांडू डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था यूनानिमसली, और ये पहले किया गया था बिम्स्टेक 2018 में। इनफैक्ट 4th बिम्स्टेक समिट में इंडिया ने अनाउंस किया था द ओपनिंग ऑफ सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज, जिसको कहते हैं CBS। कहाँ पर? नालंदा यूनिवर्सिटी में। आपको अगर क्वेश्चन भी आए ना, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बिल्कुल पूछा जा सकता है दैट रिसेंटली बिम्स्टेक समिट में सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज को खोला जाएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। सो द आंसर विल बी नालंदा यूनिवर्सिटी। नाउ सवाल होता है दैट ठीक है, इस सेंटर ऑफ बे ऑफ बंगाल स्टडीज का इंपॉर्टेंस क्या है भाई? देखो, इसमें जो है ना कोलैबोरेट किया जाएगा हर देशों के बीच में इन जियो इकोनॉमिक्स एज वेल एज जियो पॉलिटिकल अरीना, इकोलॉजी, ट्रेड, कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम लॉ, कल्चरल हेरिटेज, ब्लू इकोनॉमी। देखो ये कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके पीछे सारे देश भाग रहे हैं। अनडाउटेडली ये अगर प्रॉपर हो सके, जैसे ब्लू इकोनॉमी ले लो, मैरीटाइम सिक्योरिटी ले लो, मैरीटाइम लॉ, इकोलॉजी, कनेक्टिविटी, जियो इकोनॉमिक्स एंड ऑल, राइट। तो अनडाउटेडली हर एक देश प्रॉस्परस होंगे, तो वही तो हर एक देश चाहता है ना। कोई भी रीजनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और तो उन सारे ऑब्जेक्टिव से सब देश का फायदा होना चाहिए, है ना। सो यहाँ पे भी वही होने वाला है। सो होगा क्या क्या, कॉमर्स हब की बात की जा रही है। मतलब ये इंडियन ओशन रीजन में अगर देख लीजिएगा, बे ऑफ बंगाल रीजन जो है आने वाले समय में कॉमर्स हब हो जाएगा, राइट। ये कनेक्ट करेगा ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज एक कॉन्डुइट रहेगा बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कल्चर, राइट। क्योंकि अब देखो ना, जितने भी सारे ईस्ट कंट्रीज, मतलब मैं मान के चलो डेवलपिंग कंट्रीज इन ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया, राइट, और वेस्टर्न कंट्रीज, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं एक कॉन्डुइट का काम करेगा इस बिम्स्टेक, राइट। नेक्स्ट की सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अनडाउटेडली ये अगर रीजन देखोगे ना, यहाँ पे कुछ कुछ की सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाई करती है, जैसे स्टेट ऑफ मलाक्का, राइट। सो अनडाउटेडली दिस रीजन इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनल कॉपरेशन कहा जा रहा है, ये प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटी फॉर अ ग्रेटर रीजनल कॉपरेशन इन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्सप्लोरेशन ऑफ मरीन एंड एनर्जी रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी के सेक्टर में अगर देख लीजिएगा तो बे ऑफ बंगाल हैज अ बायोडाइवर्स मरीन एनवायरनमेंट एज वेल, अनडाउटेडली। तो ये सब सारे सेक्टर्स में अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो अनडाउटेडली हम लोग अपने इन्वायरमेंट को तो बचा ही सकते हैं, बट साथ ही साथ रीजनल कॉपरेट करके हर देश प्रॉस्पेरस भी हो सकते हैं, यहाँ के सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी सिक्योर किया जा सकता है, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक रीजन एज अ रीजन जो है ये कॉमर्स हब भी बन सकता है आने वाले समय में। नेक्स्ट न्यूज था द हिंदू से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया है 3 महीनों के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का मेन एम यही था दैट कैसे फ्री राशन को प्रोवाइड किया जा सके टू द पुअर पीपल। इनफैक्ट जब ये लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ पैकेज था रुपीज 1.70 लाख करोड़ रुपीज का।
फॉर द पुअर, जिससे वो बैटल लड़ सके अगेंस्ट द कोरोना वायरस। इनफैक्ट इट वॉज अनाउंस टू रीच आउट टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो जिनके पास फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, हाथ में पैसे नहीं है, तो उनको सरकार की तरफ से हेल्प दिया जा रहा था, जिससे क्या वो परचेज कर सके एसेंशियल सप्लाईज और मीट कर सके अपने एसेंशियल नीड्स को। इनफैक्ट इस पैकेज के तहत अगर देख लीजिएगा, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है 50 लाख पर हेल्थ वर्कर जो कि फाइट कर रहे थे कोविड-19 को, है ना। 80 करोड़ पुअर पीपल को 5 केजी वीट और राइस प्रोवाइड किया जा रहा था और 1 केजी ऑफ प्रिफर्ड पल्सेस। फूड ग्रेन्स जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था टू ऑल द बेनिफिशरीज अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। किसके लिए? फॉर अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड होल्डर्स के लिए, ठीक है। सो ये सब चीज हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, AVGAS 100 LL, पता नहीं, देखो इसका शॉर्ट फॉर्म मतलब क्या बोलूं, ये एक आप थोड़ा लॉन्ग शॉर्ट फॉर्म में ही याद रखो, AVGAS 100 LL, ठीक है। ये है क्या? ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड एविएशन फ्यूल है, स्पेशल एविएशन फ्यूल, जिससे जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ना और पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट, उसको प्रॉपर्ली चलाया जा सकता है और सेंटर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। AVGS का फुल फॉर्म है एविएशन गैसोलीन। ये एक एविएशन फ्यूल है जो कि पावर करता है स्पार्क इग्निशन कंबशन इंजन, कहाँ पर? एयरक्राफ्ट में। और ये डिफरेंट है कन्वेंशनल गैसोलीन इंजन के थ्रू। नाउ क्या है, अब देखो इसमें जो है ना AVGS दैट इज एविएशन गैसोलीन में टेट्रा इथाइल लेड है, जो कि हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, जिसको यूज किया जाता है टू प्रिवेंट इंजन नॉकिंग, जिससे इंजन खराब ना हो जाए, राइट। नाउ यही नहीं, ये एविएशन गैसोलीन जो है ये हेल्प करेगा टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स एंड साथ ही साथ ये एड्रेस करेगा द एसोसिएटेड लॉजिस्टिकल चैलेंजेस एज वेल, ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। डाउन टू अर्थ का ये न्यूज़ था, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों न्यूज़ में था, क्या न्यूज़ में था, पहले देख लेते हैं। न्यूज़ में था रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने अप्रूव किया है नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स 4th लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, और वो कहाँ पर है? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को घोषित किया गया एज अ 4th लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। ये वाला रीजन है, देख रहे हो, ये उत्तर प्रदेश में लाई कर रहा है ना, है ना। सो देखो ऐसा अगर देखोगे ना तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अपना कोई टाइगर नहीं है, ना 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 ना। बट अब देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश से देखना, पन्ना टाइगर रिजर्व इधर है ना, तो इधर से बहुत समय टाइगर्स क्या होता है ना, इधर आ जाता है, समझ रहे हो। तो उनके जो पग मार्क्स है, पग मार्क मतलब पता है ना, ये इस टाइप से जो मार्क जो होते हैं ऐसे टाइगर का, ठीक है, फुट का मार्क। तो इन पग मार्क से पता चला है दैट अरे भाई यहां पर भी टाइगर के एक्टिविटीज है, तो अगर एक्टिविटीज हैं तो इसीलिए इसको 4th टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है ऑफ यूपी। नेक्स्ट, IMEI नंबर सुना होगा बहुत बार मोबाइल के केस में, है ना। सबके मोबाइल के पास, आप अपने मोबाइल में *#06# को क्लिक कीजिए तो आपको एक नंबर आएगा, उसी को कहते हैं IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी जिसको कहा जाता है ना। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है ना, उन्होंने बोला था देखो भाई जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन है ना, हर मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर को अनिवार्य है दैट उनको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा अपना IMEI नंबर। क्योंकि IMEI नंबर से करने का फ़ायदा ये है ना दैट जैसे सोचो आपका अगर कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हो, राइट, तो आप अगर कहीं पर अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हो या फिर आप कहीं पर कॉल लगा रहे हो ना, तो अगर सोचो बाई चांस कल को या फिर परसों सरकार को कुछ आपके ऊपर संदेह हुआ और आप एक टेररिस्ट निकल गया, मैं जस्ट बाहर का बात बोल रहा हूँ, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी ना, आराम से उस कॉल को ट्रेस करके डायरेक्ट उसके IMEI नंबर निकाल सकती है। उसका IMEI नंबर के थ्रू फाइनली अगर सरकार चाहे तो फर्दर देख सकती है दैट इस मोबाइल फोन को खरीदा किसने था, है ना। उसके बाद डायरेक्टली इस कल्प्रिट तक पहुंचा जा सकता है, समझ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है IMEI नंबर, है ना। यह एक 15 डिजिट का नंबर होता है जो क्या बोला जाता है फोन का आइडेंटिटी कार्ड इसको बोला जाता है। आप देखिएगा जब अगर मोबाइल खरीदिएगा ना, इस टाइप का बक्सा में आपको ये वाला एक IMEI नंबर, दूसरा वाला IMEI नंबर, अगर डुअल सिम वाला फोन हो तो 2 IMEI नंबर आपको देखने को मिलेंगे। IMEI नंबर ये एक यूनिक नंबर है जो कि यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ मोबाइल नेटवर्क। वही ना, अभी जो मैंने राम कहानी बताया वो क्या था, अल्टीमेटली यही था दैट कोई भी डिवाइस जो कोई भी एक नेटवर्क, वो जियो का यूज़ करो या फिर एयरटेल का यूज़ करो, कुछ भी, है ना, बट
उस पता चल जाता है कौन सा मोबाइल कहाँ से, राइट। नेक्स्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपको पता था दैट बिपिन रावत जी के देहांत होने के बाद से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन नहीं किया गया था, बट गवर्नमेंट ने फाइनली अपॉइंट किया है फॉर्मर ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये एक्ट करता है एज अ परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी विच विल ऑल्सो हैव अ 3 सर्विस चीफ एज अ मेंबर। इसके फंक्शंस क्या क्या है? फंक्शंस की अगर बात करें तो ये फॉस्टर करते हैं ग्रेटर ऑपरेशनल सिनर्जी बिटवीन द 3 सर्विसेज। 3 सर्विसेज बोले तो नेवी, उसके बाद आर्मी और एयरफोर्स, ठीक है। सो कभी कभी क्या होता है ना, आप खुद सोचो, कल को अगर 2 फ्रंट वॉर हो गया हमारा चाइना और पाकिस्तान से, राइट, तो उस समय अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन तीनों विंग में ना हो ना, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में, तब प्रॉपर तरीके से हम लोग लड़ना मुश्किल हो जाएगा, राइट। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम ही यह है दैट इन तीनों के बीच में सिनर्जी प्रोड्यूस करना। दैट इज, कल को अगर इस टाइप के अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, वॉर वाले सिचुएशंस आ जाए तो किस टाइप से रिएक्ट करना है, दैट इज दोज डिसीजंस विल बी टेकन बाय द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, ठीक है। इनफैक्ट ये he will make sure to keep inter services friction to minimum। होता नहीं है दैट, अरे नहीं आप पहले जाओ, नहीं झगड़ा हो गया, कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, तो उस टाइप के फ्रिक्शंस जिससे ना क्रिएट हो, तो वो काम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, राइट। नेक्स्ट, PFI 8 फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस बैंड। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में, दैट इसको बैन किया गया है, राइट। तो उनको तो बैन किया ही है, बट बहुत समय क्या होता है ना, दैट कुछ इस सब का, इस टाइप के विंग्स का स्टूडेंट विंग भी होता है। जैसे आप देख लोगे वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज के स्टूडेंट विंग्स होता है ना, वैसे इनका भी स्टूडेंट विंग्स होता है। जैसे एक था कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इनका स्टूडेंट विंग था, तो इसको तो बैन किया ही, बट इसके साथ जो इसका स्टूडेंट विंग है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, उसको भी बोल दिया दैट इट इज ऑल्सो एन अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, राइट। सो इस पूरा न्यूज का अगर हाईलाइट देखिएगा तो इसके तहत स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है। दैट इज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू किया एक ऑर्डर जिसके तहत एम्पावर किया जा रहा है स्टेट को, दैट वो नोटिफाई कर सके प्लेसेस एसोसिएटेड विद दिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एंड इट्स फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर अनलॉफुल एक्टिविटी जो है यह हो रही है। इनफैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विल मेक अ लिस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। परमिशंस डीएम के से लेना पड़ेगा। दैट इज, नो पर्सन हु हैज एट द डेट ऑफ नोटिफिकेशन वाज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ द नोटिफाइड प्लेस शैल इंटर इनटू अ नोटिफाइड एरिया, शैल नॉट डू इट विदाउट द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आप यहां पर भी देख रहे हो, यहां पर भी देख रहे हो दैट हाँ थोड़ा एम्पावर किया गया है, समझ रहे हो। मतलब अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड या फिर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के रिलेटेड अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो उसका लिस्ट कौन बनाएगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही बनाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, क्योंकि देखो बाई चांस कभी कभी होता नहीं है इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस में, आई मीन पेपर में, राइट। तो उस समय अगर आप ये एग्जांपल लिखोगे ना, क्योंकि देखो दिस इज वेरी मच बिग न्यूज़, आप इसको छोटा मोटा न्यूज़ मत समझो। बिग न्यूज़ इसलिए भी और भी बन गया ना क्योंकि पाकिस्तान ने भी कुछ ट्वीट कर दिया था दैट हाँ इंडिया ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर रहा है। तो जहां पाकिस्तान का कुछ ट्वीट आ जाता है ना तो उसमें और भी रिएक्शंस, आप तो पता ही है दैट क्या है इंडिया पाकिस्तान के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो रिएक्शन और भी करवा हो जाता है, ठीक है, समझ लो। तो ये इसीलिए इसको मजाक में मत लेना। कभी भी अगर कल को इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया आपका यूपीएससी में या फिर एपीएससी में, मेक श्योर करना दैट इससे आप फोल्डर पॉइंट को आराम से उसमें इंक्लूड कर सको, राइट। अब एमसीक्यूज में आ जाते हैं दोस्तों। कल के एमसीक्यूज को जो पूछा गया था वो था आयुर अवस्था योजना के रिलेटेड, जो कि रिसेंटली न्यूज में था, किस सेक्टर से वो एसोसिएटेड है, तो वो यस दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ एस्पेक्ट। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट। पहला ऑप्शन था दैट इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट जो डिक्रीज हुआ है भाई 300%, नहीं ये इंक्रीज हुआ है, राइट। और दूसरा था एफडीआई लिमिट, अगर देख लीजिएगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में वो रेज किया गया है टू 100%, नहीं ये 75% तक था, राइट। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो डी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो करेक्ट सीक्वेंस अगर देख लीजिएगा ये है बी और डी, राइट, बी या डी, जिसमें
सब ने ही सही आंसर दिया। वेरी गुड। मैं आशा करता हूं दैट आज के क्वेश्चंस को भी आप बिल्कुल सही आंसर दोगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली जो न्यूज़ में दिखा था हमें, उनका लोकेशन है तो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है। सबसे पहला IMEI नंबर जो है ये एक यूनिक नंबर है जिसको यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ मोबाइल नेटवर्क, और दूसरा है द नंबर इज यूज टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ अ डिवाइस व्हेन अ यूजर यूजेस द इंटरनेट एज वेल, राइट? तो आपको बताना कौन सा सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नन। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आंसर लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। बाय बाय, टेक केयर।